Hello everyone, this is part 2 of chapter 5, Coal and Petroleum, class 8. So today we are going to learn about the destructive distillation of coal. Yesterday we learned about how the coal was formed, the story about the coal, formation of coal, कैसे coal बना था, billions of years लगे उसको बनने में, and we are using at a rapid rate now. अगर हम उसको थोड़ा कम नहीं किया यूज करना, then within few years it will get exhaust. It will get exhaust मतलब खत्म हो जाएंगे. तो आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही थोड़ा सा आपको काम दे देते हैं, और वो काम ये है बेटा कि आपको एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में नोट्स बनाने. एक डिफरेंस टेबल बना दो जिसमें 3-4 पॉइंट मिनिमम लिखने हैं. चलो 4 पॉइंट्स फिक्स रखते हैं. 4 पॉइंट्स अबाउट द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एंड 4 अबाउट द इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. उनके डिफरेंस क्रिएट करना है. द सेकेंड डिफरेंस इज अबाउट, अगर हम देखें तो क्या लिखोगे आप, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी आप इसके 4-4 पॉइंट लिखोगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल यानी मतलब क्या होता है कि हमें जो अर्थ क्रस्ट में से जो कोल मिलता है उसका अगर हम डिफरेंशिएट करें, देन वी गेट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द कोल. एंड व्हाट आर दैट, लेट अस लर्न अबाउट देम, है ना. तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में अलग अलग चीजें मिलती है, जैसे कि कोक है, कोल टार है. द कंबशन ऑफ फ्यूल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. कंबशन ऑफ फ्यूल यानी उसको हीट करना, इन एब्सेंस ऑफ एयर यानी वो कंबस्ट तो हो नहीं पाएगा. तो उसको अगर हीट करते हैं तो उसमें से हमें अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स मिलाते हैं. हेंस तो हमें क्या करना है, कोल लेना है, कोल को इन एब्सेंस ऑफ एयर उसको हीट करना है. तो चलो हमने टेस्ट ट्यूब में कोल ले लिया है. तो ये ग्लास ट्यूब में आप देख रहे हो कि कोल है, टेस्ट ट्यूब ग्लास ट्यूब एक ही चीज होती है, उसमें हमने कोल ले लिया. नाउ वी आर स्टार्टिंग टू हीट दैट कोल विद द हेल्प ऑफ ए बर्नर. दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर ले लिया है. क्लियर. तो यहाँ से इसको हीट कर रहे हैं तो इसमें से देखो थोड़े से फ्यूम्स निकल रहे हैं, गैसेस निकल रहे हैं. तो ये जो कलरलेस वेपर है वो यहाँ से पाइप के थ्रू दूसरे टेस्ट ट्यूब में जा रहा है, जिसमें हमने पहले से ही वाटर फिलअप करके रखा है. देखो यहाँ पे एरो की तरफ देख रहा होगा कि वहां पे वाटर फिलअप किया हुआ है ना. तो ये गैस कहाँ से आया, हमने कोल को हीट किया, तो मतलब ये स्टीम जैसा है, एकदम मतलब गर्म होगा वो. As and when it enters to the water, it gets cooled down. As and when it enters to the water, it gets cooled down and converts into a coal tar. तो यहाँ पे आपको एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब आपको दिख रहा होगा कि क्या बन रहा है बेटा, कोल टार बना. कैसे बना, तो जैसे ही हमने कोल को हीट किया उसमें से गैस निकले, उस गैस को हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लिया जिसमें पहले से ही वाटर फिलअप करके रखा था. As and when that steam, as and when that hot gases, colorless gases got cooled down, it got converted into coal tar. फिर यहाँ पे भी अगर ये देखें तो वाटर में भी कुछ गैसेस मिक्सअप रहेंगे, है ना. तो वाटर का भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, वाटर नहीं होगा, उसे हम कहेंगे अमोनिकल लिकर. क्या कहेंगे बेटा, अमोनिकल लिकर. क्यों अमोनिकल लिकर कहते हैं, क्योंकि उसमें अमोनिया प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है बेटा, अमोनिया. इसे अमोनिकल लिकर क्यों बोला हमने, क्योंकि इसमें अमोनिया होगा. अमोनिया एक तरीके का गैस होता है जो वाटर में डिजोल्व हो गया तो बन गया अमोनिकल लिकर. बाकी का गैसेस डिजोल्व नहीं हो पाया तो ये टेस्ट ट्यूब की दूसरी पाइप के से वहां निकल गया, और उस गैस को कहेंगे हम कोल गैस. बाकी की कुछ चीजें यहीं पे रह गई कि कोल को जो हीट किया था उसमें से बहुत सारा गैस निकल गया, और बाकी का थोड़ा बहुत चीज था वो यहीं पे रह गया, उसे हम कहते हैं कोक. क्या कहते हैं बेटा, कोक. समझ में आया. तो इसमें से हमें कितनी कितनी चीजें मिली, पहले से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हुई. कि भाई जैसे ही हमने ग्लास ट्यूब में कोल लिया, तो पहले एक बार चेक करना है कंस्ट्रक्शन कि एक ग्लास ट्यूब में हमने कोल ले लिया, दूसरी ग्लास ट्यूब में उसको पाइप को फिट करके हमने भर दिया उसमें वाटर. क्लियर. नाउ अगर हम बर्नर से इसको हीट कर रहे हैं तो कोल में से गैस निकलना स्टार्ट हुआ. कैसा गैस, तो कलरलेस गैस. तो ये जो कलरलेस वेपर निकला वो उसको हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में ऐड किया, जैसे ही वाटर में से पास किया तो थोड़ी बहुत चीजें वाटर में डिजोल्व हो गई, और वो बन गया कोल्टार. की जो कंडेंस चीज हो गई वो बन गया कोल्टार. बाकी की कुछ चीजें उसमें डिजोल्व नहीं हो पाई, वो वाटर में गैस डिजोल्व हो गया, कंडेंस नहीं हो पाई, तो वो बन गया अमोनिकल लिकर. जो ऊपर का वाटर था वो क्या बन गया, अमोनिकल लिकर, क्योंकि उसमें अमोनिया गैस डिजोल्व हो गया. क्लियर. तो ये कोल्टार बना और ऊपर वाला बना अमोनिकल लिकर. क्लियर इतना. बाकी का थोड़ा बहुत गैस था वो क्या हो गया बेटा, दूसरी पाइप के थ्रू बाहर निकल गया, और वो गैस कौन सा था,
कोल गैस। क्लियर? इतना बहुत सिंपल है बेटा, कोल गैस। और हमारी जो मेन टेस्ट ट्यूब थी उसमें बचा कोक। क्या बचा? कोक। कोक का मतलब होता है 100% कार्बन। देखो ये कार्बन 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 है, ये कोक है। समझ में आया? इसके ऊपर से जैसे ही हॉट स्टीम पास हुई तो ये वाटर मॉलिक्यूल है। देखो ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो H2O, तो ये वाटर मॉलिक्यूल है। ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन अलग हो जाता है और वो कार्बन के साथ कंबाइन हो जाता है। किसके साथ कंबाइन होता है बेटा? यस, कार्बन के साथ। तो ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन साथ में जुड़ गए और दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए, तो ये H2 गैस हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गया। जब ये दोनों चीजें साथ में होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HH, तो उसे हम कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं बेटा? वाटर गैस कहते हैं। फिर से एक बार, जब स्टीम ने कार्बन से रिएक्ट किया तो बना हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस बना और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो इन दोनों को अगर हम साथ में रखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को, तो उसे हम कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं बेटा? वाटर गैस। अभी अगर हम देखें तो वाटर गैस कहाँ पे काम आता है? इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें से अलग कार्बन मोनोऑक्साइड कर देंगे तो हाइड्रोजन गैस हमें अलग मिल जाएगा। बाकी का कोल गैस है। कोल गैस में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और दूसरे ऐसे बहुत सारे। देखा ना आपने क्या क्या चीजें होती है? फिर से कि कोल गैस के अंदर क्या क्या चीजें होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस होता है, मीथेन गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये देखो सबसे पहले आया मीथेन, उसके बाद आया हाइड्रोजन, उसमें एक और चीज है कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरे भी बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। इसे गैस को कहाँ यूज किया जाता है? एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल। दूसरी चीज होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग फॉर द फर्टिलाइजर्स के लिए यूज किया जा सकता है। कोल टार को अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर्स के लिए भी यूज होता है, डाइस बनाने के लिए यूज होता है कोल टार, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में यूज होता है कोल टार, मेडिसिन बनाने में यूज होता है कोल टार। क्लियर? आर्टिफिशियल यान बनाने में यूज होता है कोल टार। तो मतलब यही चीजें थी कि हमारे पास बहुत अलग अलग चीजें कोल्टार में से बन सकती है। सबसे यूजुअल चीजें तो हमें कोल्टार ही लगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी यूजेस है। फर्टिलाइजर्स बनाओ, इंसेक्टिसाइड्स बनाओ, डाइस बनाओ, यान्स बनाओ, तो मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें बन रही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बेटा कि कोल्टार में इतनी सारी चीजें क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि कोल्टार इज ए मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 कंपाउंड्स। ये जो लास्ट में रेसिड्यू बच रहा था ना टेस्ट ट्यूब में ब्लैक कलर का, वाटर के अंदर डिजोल्व। क्लियर? तो वाटर के अंदर जैसे कंडेंस होके ये जो चीजें बची दूसरी टेस्ट ट्यूब में, ये वाली जो कोक बचा वो वाला नहीं, दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो कोल्टार बचा, तो वो कोल्टार में मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स है। समझ में आया? तो मतलब इसीलिए इसमें से इतनी सारी चीजें हम बना सकते हैं। मेडिसिन भी बना सकते थे। तो देखो फिर से एक बार, कोक बना, कोल्टार बना, अमोनिया का लिकर बना, कोल गैस बना, और इसी के बहुत सारे अलग अलग यूज बने। ठीक है? तो मतलब ये बहुत ही सिंपल सी चीज थी जो आपने हमने देखी कि भाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इससे बहुत थोड़ी बहुत कम चीजें दी है टेक्स्ट बुक में, लेकिन इतना आपको याद रखना है। क्लियर? और इसी के बारे में आपको नोट्स बनाने हैं। दूसरी चीज मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ, दैट इज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होता है, चलो वो एक बार देख लेते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय पेट्रोलियम एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। So this is the video about formation of petroleum. तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये पेट्रोलियम कहाँ से? तो पेट्रोलियम होता कैसे? हमने काफी बार ऐसी चीजें होती है, क्रूड ऑयल, है ना? क्रूड ऑयल सुना होता है हमने, न्यूज़पेपर में सुना होता है कि क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया, बढ़ गया, या तो आपके अपने फादर से डिस्कस करोगे तो बताएंगे कि क्रूड ऑयल क्या होता है। जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं उसे ही का दूसरा नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और हम जो बाइक में डालते हैं पेट्रोल, उन दोनों में डिफरेंस है बेटा। पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, और इसी पेट्रोलियम में से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऐसी अलग अलग चीजें निकल के आती है। सो दैट पेट्रोल इज ए पार्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सभी चीजों का मिक्सचर होता है। अभी पेट्रोलियम का ही अगर हम अलग करेंगे, जैसे हमने कोल को अलग कर दिया तो हमें कोक अलग अलग चीजें मिल गई, कोक मिला, कोल्टर मिला, कोल गैस मिला, अमोनिया लिकर मिला। वैसे ही अगर हम पेट्रोलियम का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी अलग अलग चीजें मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे मिला था पेट्रोलियम। तो एक सिंपल सी स्टोरी है यहाँ पे। जैसे कोल के बारे में हमने एक स्टोरी देखी थी, वैसी स्टोरी है यहाँ पे।
कि कोल कैसे बनता था कि जो ग्रीनरी थी वो अंदर सॉइल के अंदर बिना डिकम्पोज हुए अंदर चली गई और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का प्रेशर, टेम्परेचर, अर्थ टेम्परेचर, ये सारी चीजें अफेक्ट हुई तो उसमें से बना कोल। सिमिलरली यहाँ पे पेट्रोलियम बनता है बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सी। तो ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें ये बीच में अंदर प्लांट भी आ जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स है, एनिमल्स है, इन सब में से बनता है पेट्रोलियम। तो यहाँ पे आपको एनिमेशन में अच्छी तरीके से विजुअलाइज करना है तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? जब इनकी डेथ होती है तो ये ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे। उसी ग्राउंड लेवल पे उनके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। क्यों रिएक्शंस होते हैं? क्योंकि उसके अंदर आ गया सॉइल, है ना। तो बॉटम ऑफ द लेयर तो सॉइल होगा ही। अगर वो सॉइल के अंदर जाता है तो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हुआ। एट दिस हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। तो सिंपल सा एक डिफरेंस है कि अगर वो लैंड मास पे किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो कोल बनता है, अगर वाटर बॉडीज के अंदर किसी की डेथ होती है तो वो पेट्रोलियम बनता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर होते हैं इम्प्रीवियस रॉक्स, उसके ऊपर होता है नेचुरल गैस, उसके नीचे पेट्रोलियम और उसके नीचे वाटर। तो अगर हम देखें तो वाटर के ऊपर होता है पेट्रोलियम। क्यों? तो उसका सिंपल सा लॉजिक है बेटा, देखो अब पेट्रोल है, पेट्रोल पानी के ऊपर डालते हैं तो ऊपर तैरता है कि वो सिंक हो जाता है? इट इज सिंपल है ना कि पेट्रोल फ्लोट्स ऑन वाटर। पेट्रोल फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाई? बिकॉज इट इज लेस डेंसर, कि वो सिंक नहीं करता। इसीलिए पेट्रोलियम होता है वाटर के ऊपर मिलाता है, क्योंकि वो लेस डेंसर है एज कंपेयर टू दी वाटर, तो इसीलिए वो वाटर के ऊपर के पोर्शन है। बट इट इज स्टिल इन ए लिक्विड फॉर्म। एंड द नेचुरल गैस दैट इज सीएनजी। तो सीएनजी जो नेचुरल गैस है वो उसके ऊपर रहता है, तो ऑब्वियस है ना लिक्विड के ऊपर गैस रहेगा। तो मतलब वाटर के ऊपर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस और उसके ऊपर इम्प्रीवियस रॉक्स जो उसको कवर करके रखता है। नाउ अगर हम उसको ड्रिल करते हैं तो हमें मिल सकता है पेट्रोलियम, लेकिन सबसे पहले नेचुरल गैस मिलेंगे और उसके बाद मिलेगा हमें पेट्रोलियम। क्लियर इतना? तो ये वाटर के ऊपर पेट्रोल, ये आपको याद रखना है कि भाई आपको पूछेंगे कि व्हाई पेट्रोलियम इज ऑब्टेन अबव द वाटर, बिकॉज इट इज लेस डेंसर देन वाटर। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, मतलब एक बार यूज किया तो वापस उसमें से ये बन सकता नहीं है। तो मतलब अगर ये नहीं बन सकता है तो मतलब उसको हमें बहुत ही डेलिकेटली यूज करना है, जरूरत पड़े उतना ही यूज करना है। हम कभी कभार बाइक लेके चले जाते हैं, बिना कोई वजह घूमते रहते हैं। समझ में आया? तो वो दैट इज अ वेस्ट ऑफ पेट्रोलियम, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो वापस हम इसको यूज कर सकेंगे नहीं। दूसरे भी उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि अगर हम बिना कुछ काम के कोई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो उससे पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ओजोन डिप्लेशन होता है, बहुत सारे ग्लोबल हैजार्ड्स होते हैं। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू शुड नॉट डू दैट। सबसे पहले पेट्रोलियम अगर हम देखें तो पेनिनसिल्वेनिया में 1859 में मिला था। पेनिनसिल्वेनिया, पेनिनसिल्वेनिया। तो पेनिनसिल्वेनिया में हमें 1859 में सबसे पहली बार पेट्रोलियम ऑयल मिला था। समझ में आया? उसके बाद अगर हम इंडिया में बात करें तो ऑलमोस्ट आफ्टर सो मेनी इयर्स के पास हुए, 1850 85 2 5 4 8 साल पास हो गए। आफ्टर 8 इयर्स मकुमिन आसाम, मकुमिन आसाम हमें 1867 में ऑयल मिला फ्रॉम इंडिया। देन गुजरात में से मिला, अंकलेश्वर में, मुंबई हाई इन महाराष्ट्र। देन इन दी कृष्णा गोदावरी रिवर के अगर वहां पे देखे तो वहां पे एट द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर हमें आंध्र प्रदेश में से मिला। तो मतलब ये स्टोरी थी हमारी पेट्रोलियम की। तो जैसे कोल था वैसे ही हमारा पेट्रोलियम बना बेटा। क्लियर? तो आज का आपका होमवर्क क्या है कि कल आपने शॉर्ट नोट लिखा था, सॉरी लास्ट लेक्चर के हिसाब से आपने शॉर्ट नोट लिखा था कोल के बारे में। आज आप शॉर्ट नोट लिखोगे पेट्रोलियम के बारे में। अब जितना डिटेल लिख सकते हो उतना डिटेल्ड शॉर्ट नोट आपको लिखना है अबाउट द पेट्रोलियम। क्लियर? और दूसरा होमवर्क था आपका डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड exhaustible and inexhaustible resources. Also write about the three other subtopics, that is coke, coal tar and coal gas from your textbook only. Thank you.